हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। मोदी मोदी के नारे भारत माता के जय गादे। इन्हें सिर्फ तस्वीरों का नाम न दें, ये देश की सियासत के सरताज नरेंद्र मोदी का अभिनंदन है। जिस धरा से प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, जिस जमीन से प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी को बुलंदियों तक पहुंचाने का हौसला और साहस मिला, हिंदुस्तान की उसी जमीन ने एक बार फिर बीजेपी को 24 की चुनौती से लड़ने का रोड मैप दे दिया है। इस भीड़ को कोई लाया हो या न लाया हो, लेकिन चेहरे की ये चमक मौलिक है, इसमें रत्ती भर भी बनावट नहीं है। देश के 3 राज्यों में बम्पर जीत से भगवा पताका थामने वाले कार्यकर्ता गदगद हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश इलेक्शन मोड में आ चुका है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली कामयाबी ने बीजेपी को बूस्टर डोज दे दिया है। लिहाजा बीजेपी ने बिना देर किए चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संचालन समिति बना दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी ने तय किया है कि वो इसी महीने से विपक्ष में सेंधमारी का बड़ा अभियान चलाएगी। बताया जा रहा है कि हर जिले में विपक्ष के पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन क्या इतने से ही बीजेपी का मिशन 24 कामयाब हो जाएगा? सवाल ये भी कि बीजेपी क्यों लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने को लेकर कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात जुलाई महीने में कही थी, यानी तब बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कामयाबी नहीं मिली थी। वैसे प्रधानमंत्री कई दफा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करते रहे हैं। 2 दिन पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी उन्होंने यही कहा था। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता 24 में फिर से मोदी सरकार बनने का दावा करते रहे हैं। मैं आज यहाँ से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूँ कि इस बार भी 300 पार होने वाला है। राजनीति में दावे और वादे होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? 2024 में बीजेपी क्या 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है? जवाब ऐसे समझा जा सकता है। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे,
जिसकी बदौलत उसने 282 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 2014 से 6% ज्यादा थे। इसके साथ ही बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 1989 के बाद किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा वोट शेयर था। 2019 से अब तक कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं। मसलन बिहार में जेडीयू और पंजाब में अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से अलग हो चुकी हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 38 पार्टियां हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें से 9 पार्टियां 2019 में चुनाव ही नहीं लड़ी थीं। 16 पार्टियों का एक सांसद तक नहीं है। 2019 में एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, उसमें 37% से ज्यादा तो बीजेपी के थे। बाकी की जितनी पार्टियां थीं, उनमें से कोई भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत ने बीजेपी को 24 की जीत का मंत्र भी दे दिया है। उत्तर भारत के 3 राज्यों में मिली जीत और तेलंगाना में पहली बार सबसे ज्यादा सीटें जीतने में बीजेपी की रणनीति की अहम भूमिका रही। इस चुनावी रणनीति का पहला चैप्टर था कांग्रेस के बड़े चेहरों पर निशाना। राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे। बीजेपी के करीब हर बड़े नेता ने तीनों पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने कांग्रेस के दिग्गजों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री इलाज से लेकर मुफ्त की कई योजनाएं लॉन्च की थी। इससे मुकाबले के लिए बीजेपी ने भी गारंटी देने में देर नहीं की। चुनाव से ठीक पहले गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। सितंबर में संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। इसके ठीक बाद 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किया। महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने के बाद राजस्थान में मोदी की ये पहली रैली थी। लिहाजा संदेश देने के लिए कार्यक्रम में महिलाओं को खास तवज्जो दी गई। पूरी रैली का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं के पास था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने भी बीजेपी को बम्पर वोट दिलवाए। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी ने नए चेहरों पर ज्यादा दांव लगाया। टिकट देने में वफादारी से ज्यादा जीतने की काबिलियत देखी गई। मध्य प्रदेश में 1/3 विधायकों के टिकट काट दिए गए। छत्तीसगढ़ में 90 में से 55 नए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। नए चेहरों को मौका देने का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को दोनों राज्यों में बम्पर जीत हासिल हुई। इसके साथ ही बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई लीडर है, जिन्होंने उत्तर भारत के तीनों राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में अहम रोल निभाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 34 रैलियां की। इनमें 15 रैलियां राजस्थान और मध्य प्रदेश में की। अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं को मोदी की गारंटी से काउंटर किया और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाती रहीं, लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि जनता को इससे कम ही वास्ता है। बीजेपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त में हिंदुत्व एक अहम रोल निभाता रहा है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर और राजस्थान में कन्हैया लाल हत्याकांड और जोधपुर दंगों जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाकर बीजेपी पहले ही इसे क्लियर कर चुकी है। केदारनाथ धाम के कायाकल्प, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकालेश्वर में महाकाल लोक के निर्माण तक हर मौके पर बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2024 में चुनाव से पहले
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस पहले ही बड़े जश्न की तैयारी कर चुके हैं। जाहिर है बीजेपी हिंदुत्व की धार कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। इसका इशारा महीने भर पहले ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से मिल चुका है। 25 अक्टूबर को बीजेपी की नैमिषारण्य में बैठक हुई। इसमें अवध इलाके के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। यूपी में लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट दिया गया। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और यूपी 3.5 दशकों से बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है। सवाल है, इसे धार देने के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना गया? दरअसल नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इसका जिक्र मार्कंडेय पुराण में कई बार आया है। इसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। पहले अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत नैमिष तीर्थ से की थी, जिसके बाद 25 अक्टूबर को बीजेपी ने लखनऊ से बाहर पहली बार अवध में संगठन की बड़ी बैठक बुलाई थी। सियासत में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी भी यही संदेश देने में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वोटर तक ये मैसेज पहुंचा? 3 राज्यों में चुनावी शिकस्त कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही। इंडिया अलायंस में दरार के भी संकेत मिलने लगे हैं। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें 17 पार्टियां शामिल हुई, लेकिन शिवसेना और टीएमसी बैठक से दूर रही। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवानी पड़ी तो मध्य प्रदेश में करारी हार हासिल हुई। तेलंगाना में कांग्रेस भले ही जीत गई हो, लेकिन वहां मुकाबला बीजेपी से नहीं था। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान हुई तल्खी किसी से ढकी छिपी नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसे में विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? ये 172 दिन बाद ही पता चल पाएगा।